हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आज धारा 15 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि जब किसी संपत्ति का अंतरण एक वर्ग विशेष के लिए किया जाता है, किसी वर्ग या समूह के लिए किया जाता है और उस वर्ग या समूह में से कुछ व्यक्ति उस अंतरण की कंडीशन को धारा 13 या 14 के अंतर्गत प्राप्त कर लेते हैं और कुछ धारा 13 या धारा 14 के अंतर्गत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो 1929 के पहले की स्थिति ये थी कि यदि किसी वर्ग या समूह के लिए अंतरण किया गया है और उसमें से यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी, किसी एक सदस्य के द्वारा भी यदि धारा 13 या धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत हित निष्फल होता है तो संपूर्ण वर्ग या समूह का हित निष्फल हो जाता था। कब तक? 1929 तक। लेकिन 1929 में संशोधन अधिनियम के माध्यम से, संशोधन अधिनियम 1929 के माध्यम से संशोधित करके अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि यदि कोई संपत्ति किसी वर्ग या समूह के लिए अंतरित की जाती है और उस वर्ग या समूह में से कुछ सदस्य धारा 13 या 14 के प्रावधानों के अंतर्गत अपना हित खो देते हैं, उनका हित निष्फल हो जाता है, लेकिन शेष सदस्यों का हित निष्फल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इस संशोधन अधिनियम 1929 के बाद यह प्रावधान किया गया कि शेष व्यक्तियों का अंतरण वैध रहेगा, शेष व्यक्तियों के हितों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात ऐसे वर्ग या समूह जिसे किसी संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, उस वर्ग या समूह में से जिस व्यक्ति के हितों का धारा 13 या धारा 14 के धारा 13 या धारा 14 के अनुसार हित निष्फल होता है, केवल उसी के हित निष्फल होंगे, बाकी के वर्ग या समूह के अन्य सदस्यों के हित प्रभावित नहीं होंगे, उनके हितों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर धारा 15 के अंतर्गत हम देखेंगे कि जब किसी वर्ग के लिए अंतरण किया जाता है और उस वर्ग में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके हित धारा 13 या
धारा 14 के अंतर्गत जो है निष्फल हो जाते हैं, है ना। धारा 13 या 14 के अंतर्गत आते हैं और कुछ के हित क्या होते हैं, निष्फल हो जाते हैं, है ना। तो 1929 के पहले की स्थिति तो यह थी कि संपूर्ण वर्ग के लिए ही, है ना, जो वर्ग है तो संपूर्ण वर्ग, है ना। हम बात कर रहे हैं कब की, 1929 के पूर्व की। तो 1929 के पूर्व तक जो जिस वर्ग के लिए अंतरण किया जाता था उस संपूर्ण वर्ग का हित ही, या तो यदि एक का हित निष्फल होता था तो संपूर्ण अंतरण अर्थात संपूर्ण वर्ग या यह तो कहना चाहिए कि समूह का हित निष्फल हो जाता था। लेकिन अब संशोधन अधिनियम 1929 के बाद की स्थिति अगर हम देखें, है ना, संशोधन अधिनियम 1929 के बाद की अगर हम स्थिति देखें तो अब प्रावधान क्या हो गया, अब ये हो गया कि यदि किसी वर्ग के लिए अंतरण किया जाता है और ऐसे वर्ग के लिए वर्ग में से निर्धारित तिथि पर, है ना, जो सदस्य ऐसी जो है कहना चाहिए कि जो शर्तें हैं उनको फुलफिल करते हैं, है ना, उन्हें ऐसे अंतरण जो है वैध रहेंगे, उनके प्रति ऐसे अंतरण वैध रहेंगे। लेकिन जो सदस्य निर्धारित तिथि को ऐसी जो है कहना चाहिए कि अंतरण की शर्तों को धारित नहीं करते हैं, है ना, ऐसे सदस्यों के लिए वह हित निष्फल हो जाएगा, है ना। कौन सी शर्तें, है ना, 13 या 14 के अंतर्गत दी गई कंडीशंस। उदाहरण के लिए, है ना, यहाँ पर मान लीजिए ये एक खेत है, ये क्या है, एक खेत है, देख रहा है ना, खेत टाइप का, है ना, चौकोर। ये खेत है, किसका खेत है, श्यामलाल का खेत है। खेत किसका है, श्यामलाल का। श्यामलाल अपने इस खेत को पन्नालाल के लिए देता है, इसके जीवन काल के लिए, पन्नालाल के लिए इसके जीवन काल के लिए देता है और कहता है कि इसके जीवन के पश्चात अर्थात पन्नालाल की मृत्यु के पश्चात उस संपत्ति का क्या होगा, तो उसके बारे में कहता है कि पन्नालाल के जीवन काल में उत्पन्न बच्चों को वह संपत्ति बराबर बराबर बांट दी जाए, है ना। संपत्ति किसकी है, श्यामलाल की। ये खेत किसका है, श्यामलाल का। किसको दे रहे हैं, पन्नालाल को। कब तक के लिए, तो इसमें दो कंडीशन है। पहली चीज तो पन्नालाल को उसके जीवन काल को के लिए दे रहे हैं, तो जिंदगी भर पन्नालाल उस खेत का उपभोग करेगा। लेकिन पन्नालाल की मृत्यु जब होगी तो किसको जाएगा वो खेत, तो उसके बारे में कह दिया कि जिस समय पन्नालाल की मृत्यु होती है उस समय, है ना, मृत्यु के पूर्व तक, मृत्यु की तिथि तक, मृत्यु की डेट तक उसके जितने जो है जीवित बच्चे हैं, उसके जो है जितने उत्पन्न जीवित बच्चे हैं, उन बच्चों में वह संपत्ति बांट दी जाएगी, विभाजित कर दी जाएगी। अब यहाँ पर पन्नालाल की मृत्यु जो है वो होती है 1 जनवरी 2019 को। पन्नालाल की मृत्यु कब होती है, 1 जनवरी 2019 को। इस मृत्यु दिनांक पर पन्नालाल के 4 पुत्र हैं, है ना। पन्नालाल के, है ना, 4 पुत्र हैं। 1 जनवरी 2019 को पन्नालाल के 4 पुत्र हैं, रमेश, राकेश, सुरेश, महेश, है ना। ये 4 पुत्र जो है पन्नालाल के उसकी मृत्यु के समय
हैं। ठीक, तो इनके लिए ये संपत्ति जो है अंतरित की जा सकती है, वैध है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या हो गई कि इसकी मृत्यु हुई 1 जनवरी 2019 को, लेकिन उसके बाद जो है 1 मार्च 2019 को उसकी मृत्यु के बाद, है ना, उसकी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा था 1 मार्च 2019 को 5वें पुत्र राधेलाल का जन्म होता है। यहाँ पर जो है 5वें पुत्र राधेलाल का जन्म होता है 1 मार्च 2019 को। अब समस्या क्या होती है कि ये जो खेत है, इस खेत पर राधेलाल कहता है कि मेरा भी हक है ना। राधेलाल क्या कहता है कि इस संपत्ति पर मेरा भी हक है। तो धारा 15 क्या कहती है? धारा 15 कहती है कि निर्धारित तिथि पर, तो निर्धारित तिथि क्या थी? पन्नालाल की मृत्यु की दिनांक अर्थात 1 जनवरी 2019, है ना। तो निर्धारित तिथि को जो व्यक्ति इस अंतरण की शर्तों को फुलफिल कर रहे हैं, है ना, उनके लिए जो है यह प्रॉपर्टी वैध होगी। तो 1 जनवरी 2019 को यहाँ पर रमेश, राकेश, सुरेश और महेश ये जीवित हैं, तो इनके लिए वह संपत्ति का अंतरण वैध होगा। लेकिन जो राधेलाल जो कि जो है मृत्यु के पश्चात 1 मार्च 2019 को, है ना, जिसका जन्म हुआ, तो वह यदि इस संपत्ति की मांग करता है, डिमांड करता है, तो कह रहा कि उसके लिए ये संपत्ति नहीं मिलेगी, उसके लिए ये अंतरण निष्फल होगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस राधेलाल के कारण क्या संपूर्ण संव्यवहार ही शून्य होगा या केवल राधेलाल के लिए शून्य होगा, है ना। तो यदि यह स्थिति संशोधन अधिनियम 1929 के पहले की होती तो ये संपूर्ण संव्यवहार ही समाप्त हो जाता। यदि यही कंडीशन 1929 के पहले की होती, संशोधन अधिनियम 1919 के पहले ये स्थिति बनी होती, तो संपूर्ण संव्यवहार ही शून्य हो जाता, संपूर्ण अंतरण ही निष्फल हो जाता। लेकिन अब संशोधन अधिनियम 1929 के बाद की ये स्थिति है कि यहाँ पर केवल ये अंतरण, राधेलाल वाला अंतरण, अर्थात जो शर्तों को फुलफिल नहीं कर रहा, केवल उसका हित ही निष्फल होगा। बाकी शेष हित, है ना, शेष वर्ग या शेष समूह के लिए जो कि शर्तों को पूर्ण कर रहे हैं, जो कि कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, उनके लिए यह अंतरण क्या होगा? वैध रहेगा, है ना, एकदम से वैलिड रहेगा। ठीक, इसके संदर्भ में एक केस आया था, है ना, राजा बजरंग बहादुर सिंह, है ना, राजा बजरंग बहादुर सिंह बनाम भक्त राज कुंवर, है ना। ये जो है तो कहना चाहिए कि केस आया था AIR 1953, है ना। AIR 1953 में एक केस आया था, है ना, राजा बजरंग बहादुर सिंह बनाम भक्त राज कुंवर, है ना। इसमें कहा गया था कि यदि किसी वर्ग या समूह के लिए किसी संपत्ति का अंतरण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि एक के लिए ऐसा अंतरण विफल होता है तो शेष के लिए वह वैध रहेगा, है ना। यहाँ पर संपूर्ण संव्यवहार निष्फल नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये धारा 15 यहाँ पर प्रावधान करती है कि यदि जो है किसी संपत्ति का अंतरण किसी वर्ग या समूह के लिए किया जाता है और वहाँ पर निश्चित तारीख पर
यदि उस वर्ग या समूह के किसी सदस्य के द्वारा शर्तों को जो है धारा 14, धारा 13 या धारा 14 के अंतर्गत जो है पूर्ण नहीं किया जाता है, धारा 13 या धारा 14 की कंडीशन के अनुसार जो है विफल हो जाता है, तो कह रहा कि जिसके लिए ऐसे 13 या 14 के कारण, धारा 13 या 14 के जो है तो कारण हित निष्फल होता है, केवल उसी के लिए निष्फल होगा, लेकिन शेष सदस्यों के लिए ऐसा अंतरण वैध होगा यदि वह बाकी की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे वर्ग या समूह के शेष सदस्यों का अंतरण वैध होगा, सही होगा, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ और हम ध्यान रखें कि जो है 13 या 14 के अंतर्गत यदि सभी सदस्य जो है तो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, है ना, तो फिर संपूर्ण अंतरण ही शून्य हो जाएगा, है ना, वाइड हो जाएगा। लेकिन यदि कुछ सदस्य 13-14 के अंतर्गत कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, शर्तों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो केवल उनके लिए निष्फल होगा, लेकिन जो सदस्य 13-14 के अंतर्गत कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, शेष जो है तो शर्तों का पालन कर रहे हैं, उनके लिए यह अंतरण वैध होगा। जिनके लिए जो शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए शर्तें, है ना, 13-14 के अंतर्गत निष्फल हो रहा है, उनके लिए निष्फल होगा, शेष के लिए वैध होगा। ठीक, तो ये आपका जो है तो धारा 15 है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।